वीडियो में डिस्कस करेंगे AKC भाई का वन शॉट। AKC क्या है भाई? एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस वन शॉट के अंदर मैं आपको टू द पॉइंट चीजें बताने की कोशिश करूंगा और ट्रिक्स और कन्वर्जन चार्ट का यूज करूंगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो यार ये कहानी है कार्बोनिल कंपाउंड्स की। कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं? जब आपका कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हो तो उनको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। और कार्बोनिल दो भाई हैं, एक एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड होता है जब R ग्रुप से डायरेक्टली CHO ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड। RCOR को हम बोलते हैं कीटोन्स। एल्डिहाइड का सफिक्स होता है Al, जैसे कि आपका इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। यहाँ पे कीटोन्स का होता है ओन, जैसे कि आपका प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन। और यहाँ पे जो एसिड है ना, ये कार्बोनिल नहीं होता, ये कार्बोक्सिल होता है। कैसे? अब ये बना हुआ है, देखो डबल बॉन्ड CO तो है इसमें, लेकिन OH भी है, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है और कार्बोनिल ग्रुप भी है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना कार्बोक्सिल। इसलिए आपका जो एसिड होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इसमें COOH को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो R से जब COOH ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं हम एसिड, और इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, जैसे कि आपका ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये आपके इसके सफिक्स होते हैं। अब आए थे बेसिक नोमेनक्लेचर पे। अगर आपने बिल्कुल भी नेमिंग नहीं पढ़ी है तो जो भी मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं उतना भी आप ध्यान रख लेते हो ना तो भी आपके लिए बहुत हो जाएगा। तो नेमिंग में हमारा पहला क्वेश्चन आता है ये। अब इसको कैसे नेमिंग करना होता है? नेमिंग के लिए सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना होता है। और लॉन्गेस्ट चेन हमारी कौन सी बनेगी? 1 2 3 4 5 6 7 ये वाली बनेगी। या तो आप ये भी बना सकते हो 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये 6 की बन रही है, लेकिन लॉन्गेस्ट कौन सी है? 7 की। दूसरा हमें देखना होता है फंक्शनल ग्रुप। ब्रोमीन है और CHO ग्रुप है। CHO ग्रुप जो होता है वो मोर प्रायोरिटी होता है, तो हमेशा हमें मोर प्रायोरिटी वाले ग्रुप को सबसे पहले नेमिंग करनी है। तो हम इसको देंगे CHO ग्रुप को नंबर 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमारी चेन बनी 7 की, और 3 पे मिथाइल है और 4 पे हमारा ब्रोमीन है। अब हमें जो नेमिंग करनी होती है ना अल्फाबेटिकल करनी होती है। अब आप यहाँ पे कर दो कि भाई 3 पे मिथाइल है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा B जो है अल्फाबेटिकल पहले आता है। इसलिए हमें जो नेमिंग होगी हमारी वो होगी हमारी 4 ब्रोमो 3 पे मिथाइल 3 मिथाइल, और 7 चेन का कितना हो गया? हेप्टेन। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करा? अल्फाबेटिकल नेमिंग करी। 4 पे हमारा ब्रोमो था, 3 पे मिथाइल था, और 7 कार्बन की थी तो हेप्टेन आ गया, और CHO ग्रुप है तो हमारा अल। ठीक है, तो ये आपकी होगी इसकी बेसिक नेमिंग। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड पे। सेकंड में कैसे करोगे? वही फंक्शनल ग्रुप वाला 1 2 3 1 2 3। अब एक कहानी मैं समझाना चाहूंगा। जब हमारा फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में ना हो तो उसके आगे हम कार्बा लगा देते हैं। जैसे कि अभी हम CHO को नेमिंग करेंगे तो कार्बल्डिहाइड लिखेंगे इसको। तो यहां पे क्या बनना? 1 2 3। 3 पे क्या है? मिथाइल। 3 पे मिथाइल। साइकिल कितने कार्बन की है? 5 की। तो यहां पे हम लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन। और यहां पे हमारा अल्डिहाइड को हम कैसे करेंगे नेमिंग? कार्बल्डिहाइड। क्योंकि हमारा मेन ग्रुप में नहीं है। तो क्या होगा? 3 पे मिथाइल, साइक्लोप्रोपेन रिंग होगी, और यहाँ पे CHO ग्रुप होगा कार्बल्डिहाइड। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? हमारे कॉमन ग्रुप है, ये एसिड का नोमेनक्लेचर है। हमारे तीनों कार्बन पे COOH ग्रुप है। तो ऐसे केस के अंदर क्या करना होता है हमें? इस यहां से नेमिंग करो 1 2 3 1 2 3। अब 1 पे क्या है? 1 पे भी COH ग्रुप है, 2 पे भी COH ग्रुप है, 3 पे भी COH ग्रुप है। तो यहां से नेमिंग होगी 1 2 3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारा क्या हो रहा है? 1 2 3 पे क्या है? हमारी प्रोपेन की चेन है, तो 1 2 3 प्रोपेन, और हमारा ट्राई किस लिए? क्योंकि 3 COH ग्रुप है, तीनों पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से आपको इसकी नेमिंग करनी है। अब एक ये कंपाउंड है, इसको डायरेक्टली याद करना है। इसका नाम होता है बेंजोफिनोन। या आपकी 2 बेंजीन रिंग CO ग्रुप से जुड़ी हो ना तो उसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन याद रखना ये। ठीक है, अब ये वाला देख लो। इसके अंदर क्या करना है? एसिड से नेमिंग करोगे 1 2 3 4। अब यहां पे क्या है? 3 पे हमारे 2 CH3 ग्रुप है, तो 3 3 डाई मिथाइल
3 डाई मिथाइल, यहाँ पे कितने कार्बन किए, 4 कार्बन किए, तो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस वाले पे। इसमें हमें क्या करना है, नेमिंग करेंगे 1 2 3 4। तो 1 और 4 पे क्या है, ये हमारा आउटसाइड में ना CHO, मेन चेन में तो नहीं है। तो यहां पे आएगा बेंजीन 1,4 डाई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, यहां पे हमारा बेंजीन रिंग है और 1 और 4 पे है कार्बल्डिहाइड, तो बेंजीन 1,4 कार्बल्डिहाइड। तो इस तरह से आपको नेमिंग करनी है अगर आपका मेन ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो। और ये 3 कुछ कंपाउंड है जो आपको ऐसे ही याद रखना है। बेंजीन रिंग से CHO ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजीन रिंग से COCH3 ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे एसिटोफिनोन। और बेंजीन रिंग से COOH ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड। कन्वर्जेंस में इनको याद रखना है, सेम ऐसे ही बेंजोफिनोन को याद रखना है। और ये था आपका बेसिक नेमिंग। तो अब देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन मेथड। तो उसके लिए पहले हम इसको रब कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपका प्रिपरेशन चार्ट बना रखा है एल्डिहाइड के लिए और कीटोन्स के लिए। तो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन एसिड से हो सकती है और अल्कोहल से हो सकती है। अगर आपका अल्कोहल 1 डिग्री है तो उसको हमें ऑक्सीडाइज करना होगा। और ऑक्सीडाइज करने के लिए अगर आप 1 डिग्री के अंदर PCC या CrO3 डालोगे, एक आपके वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, एक आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो PCC या CrO3 आपके होते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग। तो 1 डिग्री अल्कोहल यानी OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उससे डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा हो, जैसे कि आपका इथेनॉल। तो इथेनॉल के अंदर जब आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो एल्डिहाइड बनेगा आपका इथेनल। ठीक है, तो आपका 1 डिग्री अल्कोहल में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, जैसे कि K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो यहाँ पे आप इथेनॉल के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो आपका यहाँ पे बन जाएगा इथेनोइक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग डालोगे तो एसिड बनेगा और वीक डालोगे तो एल्डिहाइड बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल के केस के अंदर। और एल्डिहाइड से अगर आपको दोबारा अल्कोहल में आना हो तो आप रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करोगे। ये आपके वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल में जाने के लिए आप ये यूज करोगे। और एसिड से अगर आपको अल्कोहल में जाना हो तो यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करोगे। LiAlH4 आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अल्कोहल से एसिड के लिए हम यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और हम अल्कोहल से एल्डिहाइड के लिए यूज करेंगे वीक। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको एल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्ट करना है तो आप यूज करोगे टॉलेंस रिएजेंट का। टॉलेंस रिएजेंट आपका होता है AgNH3 ट्वाइस होल पॉजिटिव। तो ये होता है टॉलेंस रिएजेंट जो कि एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। और अगर आपको एसिड से एल्डिहाइड के अंदर जाना है तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होता है डाइबाल H, जो कि स्पेशल रिएजेंट होता है। तो डाइबाल H का यूज करके आप किसी भी एसिड या एसिड के डेरिवेटिव को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गया 1 डिग्री अल्कोहल के साथ। अब 2 डिग्री अल्कोहल के साथ क्या प्रॉब्लम है, 2 डिग्री अल्कोहल यार कीटोन में कन्वर्ट होता है। 2 डिग्री के अंदर आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, वो आपका कीटोन ही बनाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल लिया हुआ है, 2 डिग्री अल्कोहल में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो या स्ट्रॉन्ग डालो, आपका कीटोन ही बनेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने साइक्लिक अल्कोहल का एग्जांपल लिया, तो साइक्लिक से आपका देखो यहाँ पे कीटोन बना। 2 डिग्री के अंदर आप स्ट्रॉन्ग डालो, वीक डालो, आपका कीटोन ही बनेगा। कीटोन के अंदर भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालो या वीक डालो, आपका 2 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा। 1 डिग्री से आपका बनता है एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल से आपका बनता है कीटोन। अब कुछ स्पेशल रिएजेंट है ओजोनोलिसिस का, कॉपर 573 का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। कॉपर 573 मैंने अल्कोहल फिनोल के 1 शॉट में करा दिया था, होप आपने वो ऑलरेडी देख लिया होगा अगर आप ये देख रहे हो तो ओजोनोलिसिस की मैं ट्रिक बता देता हूं यार। ओजोनोलिसिस जो है आपका एल्कीन से कार्बोनिल कंपाउंड मतलब कि एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। इसमें रिएजेंट होता है आपका O3 ओजोन और सेकंड में हम डालते हैं जिंक प्लस वाटर। ठीक है, तो इसकी मैं ट्रिक बता देता हूं आपको। इसमें क्या करना है, आपको एल्कीन दी मिलेगी, एल्कीन का डबल बॉन्ड तोड़ो और ये जो आपके बच रहे हैं ना ये दोनों, इसको भी डबल बॉन्ड O दे दो, इसको भी डबल बॉन्ड O दे दो। तो इसको डबल बॉन्ड O दोगे तो आपका क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड, और इसको डबल बॉन्ड O दोगे तो क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। जैसे कि सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड में क्या है, मैंने सिमेट्रिकल एल्कीन लिया है, सिमेट्रिकल में ओजोनोलिसिस के रिएजेंट डाले, क्या क्या होता है O3 और सेकंड स्टेप में Zn और H2O। तो यहाँ पे क्या करोगे, डबल बॉन्ड तोड़ो, इसको भी डबल बॉन्ड O दो, इसको भी डबल बॉन्ड O दो, इसको भी डबल बॉन्ड O दिया, इसको भी डबल बॉन्ड O दिया, तो यहाँ पे 2 यूनिट्स बन गई फॉर्मल्डिहाइड की। होप आपको यार ओजोनोलिसिस की ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आता है नेक्स्ट रिएजेंट आपका Hg2 पॉजिटिव प्लस H2SO4। यहाँ पे अब क्या होता है, एल्काइन से हम एल्डिहाइड या कीटोन्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपकी जो एल्काइन है वो आपकी सिमेट्रिकल है, जैसे कि आपका इथाइन है, CH यहाँ भी है, यहाँ भी CH है, ट्रिपल बॉन्ड बीच में है, तो ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में जब Hg2 पॉजिटिव प्लस H2SO4 डालोगे ना तो आपका एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा, और 2 कार्बन का कौन सा एल्डिहाइड होता है, एसिटल्डिहाइड। लेकिन आपकी जो एल्काइन है वो अनसिमेट्रिकल है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोपाइन CH3C
ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो कार्बन लगा हुआ है वहां पे डिफरेंट लगा हुआ है, तो अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल के अंदर जब आप Hg2 पॉजिटिव H2SO4 डालोगे तो आपका बनेगा कीटोन। और यहाँ पे 3 कार्बन का कौन सा कीटोन होता है? प्रोपेनोन। होप आपको फर्स्ट सेक्शन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। चलिए अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ A एंड K, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो जो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं वो सॉल्युबल होते हैं क्योंकि उनके अंदर वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब कितने लोअर भैया? 4 तक एल्डिहाइड और कीटोन्स है ना, तो वो जो है अच्छे खासे सॉल्युबल होते हैं, उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कार्बोनिल कंपाउंड बनाया और ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो जिसकी वजह से ये सॉल्युबल होते हैं। लेकिन हायर एल्डिहाइड कीटोन्स नहीं सॉल्युबल होते क्योंकि हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है बढ़ जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं और वो सॉल्युबल नहीं होते वाटर के अंदर। अब मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, तो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स पोलर नेचर के होते हैं, मतलब उनपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। आप देख सकते हो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन में नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से पोलर होते हैं। एक कार्बोनिल कंपाउंड दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से जुड़े होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक कार्बोनिल कंपाउंड है, ये दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन ज्यादा होता है। तो यहाँ देख सकते हो आप एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पोलर होते हैं, जिसकी वजह से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से दूसरे कार्बन से जुड़े होते हैं, इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है दूसरे हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं। तो ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। अब आता है रिएक्टिविटी पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% आपको रिएक्टिविटी से क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। अब मैंने यहाँ पे आपके लिए सैंपल लिखा हुआ है, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। आपको पता है कार्बन पे पॉजिटिव होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नेगेटिव स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं और ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन के पॉजिटिव पे और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह का कुछ बन जाएगा। अब यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया तो हमें इलेक्ट्रोफाइल डालना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल होते हैं पॉजिटिव स्पीशीज और इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं, तो ये अटैक करेगा ऑक्सीजन पे और यहाँ पे आपके फाइनल स्पीशीज ये बन जाएगी। अब ये तो होगी सैंपल रिएक्शन। अब हमें क्या पता करना है कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ना, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन इजीली रिएक्ट कर लेगा, कौन इस न्यूक्लियोफाइल को इजीली आने देगा, कौन नहीं आने देगा, ये है सवाल और इससे क्वेश्चन आता है। तो हु इज बेटर, एल्डिहाइड या कीटोन्स? तो यहाँ पे हमें 2 फैक्टर देखने होते हैं, एक प्लस आई इफेक्ट और एक स्टीरिक हिंड्रेंस। डरो मत ज्यादा। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। तो यहाँ देखो मैंने एसीटोन बनाया और एसिटाल्डिहाइड, CH3 ग्रुप है ना, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है किसको? कार्बन पे। और कार्बन पे आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव है और कार्बन को पॉजिटिव देगा तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये भी यहाँ से ये भी दे रहा है, मतलब 2 तरफ से यहाँ पे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो कार्बन पे जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और कार्बन पे पॉजिटिव ही डिक्रीज हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल तो नेगेटिव है और ये नेगेटिव तो जिसपे ज्यादा पॉजिटिव हो उसी को अटैक करेगा ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कीटोन में 2 CH3 होने के कारण कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर आप एसिटाल्डिहाइड में देखोगे तो यहाँ से सिर्फ एक ही तरफ से CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उतना जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम नहीं हो पा रहा है जितना कीटोन में कम हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन से कोई भी ऐसा प्लस आई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ से प्लस आई इफेक्ट में तो कौन जीत गया? हमारा एल्डिहाइड जीत गया। अब आते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस होती है भीड़ भाड़। अब इन दोनों में आप बताओ किस में ज्यादा भीड़ भाड़ है? अब मान लो यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप लगे हो और यहाँ पे एक CH3 या एक हाइड्रोजन लगाओ, तो कौन ज्यादा भीड़ भाड़ करेगा? यार यही करेगा ना ज्यादा भीड़ भाड़। यहाँ पे आप देख सकते हो CH3 ये ज्यादा भीड़ भाड़ कर रहा है, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन और एक CH3 है। तो कीटोन जो है ज्यादा भीड़ भाड़ कर रहा है और ज्यादा भीड़ भाड़ होगी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाएगा, उसे जगह ही नहीं मिलेगी अटैक करने की। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि भाई स्टीरिक हिंड्रेंस के फैक्टर में भी एल्डिहाइड जीत गया। तो यहाँ से एक बात क्लियर होगी कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ये बात ध्यान रखना, ऑल एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन ऑल कीटोन्स। एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, फ्यूज नहीं होना है, सारे एल्डिहाइड सारे कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब ये तो आपने क्लियर कर दिया भैया कि सारे एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है कीटोन से, लेकिन अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक, उनमें कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो यार एलिफेटिक एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड। ऐसा क्यों? क्योंकि एरोमेटिक के अंदर यार आपकी बेंजीन रिंग आ जाती है और बेंजीन रिंग शो करती है प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर से यार ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट क्या होते हैं? अगर आपका बेंजीन रिंग से एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो क्या करे, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन छीने,
तो वहां पे लगता है प्लस आर इफेक्ट। और कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे, वहां पे होता है माइनस आर इफेक्ट। तो इस पे डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ समझो बस यहाँ पे बेंजीन रिंग है और यहाँ पे सीएचओ ग्रुप लगा हुआ है। ये सीएचओ ग्रुप क्या है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है। बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन छीनने का मतलब प्लस आर इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन छीनने का मतलब यहाँ पे कार्बन पे जो पॉजिटिव है वो कम होएगा, क्योंकि अब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और बेंजीन रिंग पे भाई इलेक्ट्रॉन काफी है, वो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो पूरी बेंजीन रिंग से इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज और कम हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है प्लस आई इफेक्ट से। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा था, लेकिन वहां पे जो बेंजीन रिंग के साथ लगता है प्लस आर इफेक्ट, तो प्लस आर इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, इसलिए ये जो है पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा कम करता है एज कम्पेयर टू प्लस आई इफेक्ट। तो यहां से आपको ध्यान रखना है, एलिवेटिक एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है देन एरोमेटिक एल्डिहाइड। रीजन है आपका प्लस आर इफेक्ट ऑफ सीएचओ ग्रुप। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फ्री नोट्स दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से डाउनलोड कर लेना। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, CH3, OCH3, OH, PH। PH क्या होता है, PH इस बेंजीन को PH बोलते हैं, ठीक है। अगर ऐसे ग्रुप जुड़े हुए ना आपके बेंजल्डिहाइड से, तो वो क्या करेंगे, रिएक्टिविटी को घटाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है NO2, NH2, CN, COH, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करेंगे, जो इस पे इलेक्ट्रॉन ना इसको भी छीन लेंगे, मतलब जो कार्बन पे इस ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन है ना इसको भी छीन लेंगे। इसको छीन लेंगे इसका मतलब क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो बढ़िया है भाई, ये रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो ऐसे ग्रुप अगर जुड़े हो तो वो रिएक्टिविटी बढ़ाएंगे, लेकिन अगर ऐसे ग्रुप जुड़े हो तो वो रिएक्टिविटी घटाएंगे। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपका इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉल कह रहे हैं, इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ, क्वेश्चन आता है पेपर में। तो ये बहुत आसान है, देखो इथेनॉल, प्रोपेनॉल ये दोनों है एल्डिहाइड, और मैंने आपको क्या बताया, सारे एल्डिहाइड सारे कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया कि भाई इथेनॉल और प्रोपेनॉल आपके पहले आएंगे। अब मैं इसको नंबरिंग दे देता हूं, 1 2 3 4। सबसे ज्यादा होगा हमारा इथेनॉल, क्योंकि यार इस पे कार्बन भी कम है, प्लस आई इफेक्ट कम शो करेगा, तो सबसे ज्यादा होगा इसका। देन होगा प्रोपेनॉल, क्योंकि यार सारे एल्डिहाइड सारे कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो ये इन दोनों से तो ज्यादा ही रिएक्टिव होगा, तो यहाँ पे आएगा 2। देन आएगा आपका प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, देन आएगा आपका ब्यूटेनॉन। अब ब्यूटेनॉन लास्ट में क्यों है, क्योंकि यार ब्यूटेनॉन में कार्बन के नंबर ज्यादा होते हैं, स्टीरिक एंट्रेंस ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो कार्बन के नंबर जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है स्टीरिक एंट्रेंस की वजह से। तो ये था इसका ऑर्डर, होगा आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें ये वाला फैक्टर लगेगा। इसमें एक आपको दिया हुआ है बेंजल्डिहाइड, एक पे बेंजल्डिहाइड पे लगा CH3, एक बेंजल्डिहाइड पे लगा NO2, और एक आपको दिया हुआ है एसिड ऑफ फिनोन, ठीक है। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो ये बेंजल्डिहाइड जो है ना, बेंजल्डिहाइड आपका यही है, इस बेंजल्डिहाइड से जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप, और CH3 ग्रुप आप देख लो यहाँ पे रिएक्टिविटी को घटाता है, तो ये वाला जो है ना कम रिएक्टिव होगा। यहाँ पे जुड़ा हुआ है NO2, और NO2 जो है रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, तो ये होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव। फिर आपका कीटोन, और कीटोन तो आपको पता है सारे एल्डिहाइड सारे कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और लास्ट में आपका कीटोन, और कीटोन तो आपको पता है सारे एल्डिहाइड सारे कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और सबसे लास्ट में आएगा ये, और सबसे पहले आएगा ये कौन सा, अब इसको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4। सबसे पहले कौन आएगा, NO2, क्योंकि यार इसने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे रिएक्टिविटी को बढ़ा दिया, तो थर्ड। देन हमारा आएगा फर्स्ट। फर्स्ट क्यों आएगा, क्योंकि यार ये न्यूट्रल है, इस पे बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ठीक होती है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो CH3 ग्रुप लगा है जो इसकी रिएक्टिविटी को घटा रहा है, तो ये आएगा देन सेकंड। और लास्ट में आपका आएगा फोर्थ। फोर्थ क्यों, क्योंकि ये कीटोन है यार, इसकी रिएक्टिविटी सारे एल्डिहाइड से कम ही होगी, बेशक कोई सा भी ग्रुप लगाओ, ये बात ध्यान रखनी है। अब अगला क्वेश्चन देखो, बॉइलिंग पॉइंट पे है। बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया था ना आपको, ये पेपर में आया हुआ आपका। बॉइलिंग पॉइंट में आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एसिडल्डिहाइड, इथेनॉल, ईथर, और आपको दिया हुआ है एसिटिक एसिड। बॉइलिंग पॉइंट है ना, दो चीज पे डिपेंड करता है, एक होता है मॉलिक्यूलर मास और दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिड के अंदर बहुत बढ़िया होती है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा एसिड का। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम है, देखो C2H6O, C2H6O, तो इन दोनों का तो मॉलिक्यूलर मास सेम है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अल्कोहल्स होते हैं उनके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ईथर से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4। तो ये तो क्लियर हो गया हमें कि भाई जो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारा किसका होगा, फोर्थ का होगा, एसिड का होगा। देन इन दोनों में से मैंने आपको बताया कि भाई जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है।
अब एसिटल्डिहाइड जो है ना, एसिटल्डिहाइड में भी वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो तीसरे पे आएगा आपका फर्स्ट, देन लास्ट आपका आएगा ईथर। ईथर आपका कितने नंबर पे है? तीसरे पे। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर से इसको अरेंज करा। बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर मास पर। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, इसको आप खुद करोगे। यहाँ पे देखो एसीटोन है, एसिटल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, एसिटोफेनोन है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है आपको। अब मैंने आपको बता दिया सारे एल्डिहाइड सारे कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो आपको अरेंज करना है इसका ऑर्डर और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये थी यार एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। यार भी आपने रिएक्टिविटी तो बता दी लेकिन रिएक्शन तो करा ही नहीं न्यूक्लियोफिलिक। तो अब हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो चलिए अब देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स की, जिसमें हमारी पहली रिएक्शन आती है एडिशन ऑफ HCN। यार इसको ना ज्यादा टफ मत लेना, बहुत ही इजी है, इजी अप्रोच से ही लेके चलना। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान है। जैसे कि देखो एडिशन ऑफ HCN है, यहाँ पे मैंने आपको सैंपल रिएक्शन कराई थी। कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड पे CN न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा कार्बन पे। और ये वाला हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोफाइल है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पर अटैक करेगा। तो यहाँ से ये OH बना और यहाँ से ये CN बना। अब ये कहानी भैया समझ में नहीं आ रही है, ट्रिक बता देते। तो ट्रिक देखो, डबल बॉन्ड O हटाओ, एक जगह OH लगा दो, एक जगह CN लगा दो। देखा आपने यहाँ पे HCN का एडिशन करा है, डबल बॉन्ड O हटाए, एक जगह OH एक जगह CN। और जितनी भी ये चारों रिएक्शन है ना, चारों रिएक्शन में OH तो फिक्स रहेगा, OH तो फिक्स रहेगा और जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है एक न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो जब कार्बन से एक जगह OH लगाओ एक जगह CN लगाओ तो उसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। बहुत बार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है। पहली रिएक्शन देख लो, यहाँ पे एसिटल्डिहाइड है, HCN की रिएक्शन करी, डबल बॉन्ड O हटाओ, एक जगह OH लगाओ एक जगह CN लगाओ, तो इसको बोलते हैं हम एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। ठीक है, क्योंकि एसिटल्डिहाइड से बना है और साइनोहाइड्रीन है। अब ये देखो बेंजल्डिहाइड में HCN डालोगे तो ये घबराना नहीं है, इसमें भी डबल बॉन्ड O हटाओ, इस कार्बन पे एक CN और एक OH, एक CN और एक OH, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। तो ये थी एडिशन ऑफ साइनोहाइड्रीन। अब सेकंड है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। और ये चारों ना सेम सी है, आपको याद हो जाएगी बहुत इजी तरीके से। देखो यहाँ पे भी कार्बोनिल कंपाउंड है NaHSO3। अब यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ना SO3H है, ये अटैक करेगा कार्बन पे पॉजिटिव पे, और यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल है HO पे जाके लगेगा और फिर आपका मैकेनिज्म होगा। लेकिन ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, डबल बॉन्ड O हटाओ, एक जगह तो OH मैंने बता दिया चारों रिएक्शन में फिक्स है, एक जगह OH लगाओ और एक जगह न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आपका बनेगा SO3Na। क्या बनेगा? SO3Na। तो यहाँ पे आप देखो एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल देखो, कई बार पेपर में आया है। यहाँ पे मैंने लिया एसीटोन, एसीटोन में डाला NaHSO3। तो कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड O हटाओ, एक जगह OH लगाओ एक जगह लगाओ SO3Na। इसको बोलते हैं हम एसीटोन बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह आपको लिख के भी आना है। ये चीजें ध्यान रखनी है इसमें, डबल बॉन्ड O हटाओ, एक जगह OH एक जगह न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल आपको बस ध्यान रखना है कि भाई इसमें SO3Na है, इसमें CN है। अब देखते हैं अपनी थर्ड रिएक्शन एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड होता है RMgX, जहां पे X आपका हो सकता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और R होता है आपका अल्काइल जैसे CH3, C2H5 और मैग्नीशियम आपका। ठीक है, और सेकंड में आपको कराना होता है हाइड्रोलिसिस। तो अगर फॉर्मल्डिहाइड के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालोगे और हाइड्रोलिसिस कराओगे तो 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जो भी एल्डिहाइड बच गया उसको 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करेगा। तीसरा, अगर कीटोन के अंदर आप RMgX और हाइड्रेशन कराओगे तो 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करेगा। होप आपको समझ में आया होगी। और इसमें भी सेम ट्रिक लगेगी। देखो यहाँ पे मैंने लिया एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड में डाला CH3MgBr। अब यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड O हटाओ, एक जगह OH लगाओ और एक जगह CH3। यहाँ पे CH3 लगता है तो यहाँ पे लगाया आपने, एक जगह लगा दिया डबल बॉन्ड O हटा के OH और एक जगह लगा दिया CH3। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि एसिटल्डिहाइड आपका किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, 2 डिग्री अल्कोहल। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि एसिटल्डिहाइड से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर कार्बन के नंबर बढ़ रहे हो, जैसे कि आप देख सकते हो कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ऐसा जब भी हो तब आप ध्यान रखना कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होता है। अब ये वाला क्वेश्चन यार आपके लिए होमवर्क है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यहाँ पे पीएच क्या है। बेंजीन रिंग को पीएच बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं होगा, डबल बॉन्ड O हटाओ, एक जगह पीएच लगा दो और एक जगह OH लगा दो। जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आप मेरे को टेलीग्राम पे भेजोगे, हरसूरी07 से मेरी आईडी है, या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर उसका नेम मेंशन कर देना। एडिशन ऑफ अल्कोहल टू कार्बोनिल कंपाउंड्स, इसमें फॉर्मेशन होती है एसिटल या फिर कीटल की। अब देखो इसमें भी सेम ट्रिक है। मैंने एल्डिहाइड का एग्जांपल लिया है। एल्डिहाइड के अंदर अगर मैं अल्कोहल डालता हूं तो कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड O हटाओ, एक जगह OH लगा दो, एक जगह OR लगा दो। OR यहाँ पे OR का अटैक होता है, ठीक है, ध्यान रखना, एडिशन ऑफ अल्कोहल में OR का अटैक होगा। ये जो आपका बना है ना, पहली बार जब हमने ROH का अटैक करा कार्बोनिल पे, तो ये आपका बना है हेमी एसिटल। क्या बना है?
हेमी एसिटल। एल्डिहाइड के केस में बनेगा एसिटल। एक बार ROH डाल रहे हो तो बनेगा हेमी एसिटल, मतलब एक OR है और एक OH है। लेकिन अगर आप दोबारा ROH डालोगे तो ये OH हटके RO लग जाएगा और इसको हम बोलते हैं एसिटल। एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने लिया एसिटल्डिहाइड और इसके अंदर डाला अल्कोहल। अल्कोहल डाला तो डबल बॉन्ड O हटाओ, एक जगह OH लगाओ, एक जगह आपने लगाया OC2H5। ठीक है, यहाँ पे OC2H5 लगाया आपने। अब ये आपका जो है ना, ये आपका बना हेमी एसिटल। लेकिन इसके अंदर आप दोबारा C2H5OH डालोगे ना तो आपका OH हटके OC2H5 लग जाएगा और ये जो बना ना, ये आपका बना एसिटल। ऐसे ही आप कीटोन के केस में भी कर सकते हो। तो इजी है, ज्यादा कुछ नहीं, डबल बॉन्ड O हटाओ, एक जगह OH एक जगह RO, और दोबारा डालोगे तो ये OH हटके भी OR लग जाएगा। और जब फर्स्ट टाइम डाल रहे हो तो बनेगा हेमी एसिटल, जो सेकंड टाइम डाल रहे हो तो बनेगा एसिटल। होप आपको ये 4 रिएक्शन समझ में आई होगी। अब 4 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहे हैं जिसमें आपका लॉस ऑफ वाटर होता है और वो भी आपके पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे, देन अपनी नेमिंग रिएक्शन और केमिकल टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसमें लॉस ऑफ वाटर होता है। यार इनको देख के डरना मत, बहुत आसान है। क्या करना है, बस पानी निकालना है। अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। चलो देखते हैं पहली रिएक्शन, रिएक्शन विद NH2OH जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। क्योंकि यहाँ पे देखो हाइड्रोक्सिल से और अमोनिया से मिलकर बना हुआ है ना NH2OH, इसलिए बोलते हैं इसको हाइड्रोक्सिल अमीन। और इससे बनता है ऑक्साइन। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं किससे, NH2OH से। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो H2 है ना उसको बाहर की तरफ लिख देना। तो H2NOH, तो यहां से क्या करोगे, वाटर निकाल दो और इसको ऐसे का ऐसे जोड़ दो। यहां से O निकाला, यहां से H2O निकाला, डबल बॉन्ड नहीं निकाला है, सिर्फ O निकाला। तो C डबल बॉन्ड ऐसे का ऐसे और यहां से NOH आ जाएगा और इसको बोलते हैं हम ऑक्साइन। तो एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने किसका एग्जांपल लिया, फॉर्मल्डिहाइड का। फॉर्मल्डिहाइड के यहाँ से O निकालो, यहाँ से H2 निकालो, तो ये आपका ये ऐसे का ऐसे NOH जाके इस पे लग जाएगा और ये मिथेनल से बना है तो ये इसको बोलते हैं मिथेनल ऑक्साइन। और देखो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, एनसीईआरटी में भी और प्रीवियस ईयर्स में भी आया हुआ है। साइक्लिक कीटोन दिया हुआ है और यहाँ पे आपकी NH2OH है, तो यहाँ से क्या करो, यहाँ से H2 निकालो, यहाँ से O निकालो, वाटर निकालो, NOH जाके डबल बॉन्ड पे लगा दो। यहाँ पे आपका क्या बना, ऑक्साइन। तो ये था यार रिएक्शन विद NH2OH। अब आ जाते हैं सेकंड पे, रिएक्शन विद अमोनिया। सेम ही प्रोसीजर फॉलो करेगा, बस यहाँ पे आपको ना NH3 को इस तरह लिखना है, NH2 एक तरफ और H एक तरफ। यहाँ से आपका H2 निकलेगा, यहाँ से O निकलेगा, जो NH बचा ना ये NH डबल बॉन्ड C पे लग जाएगा और इसको बोलते हैं हम इमीन। डबल बॉन्ड C से जब आपका NH लगा उसको बोलते हैं इमीन। अब एग्जांपल देख लो, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया एसिटल्डिहाइड का। एसिटल्डिहाइड में डाला मैंने क्या, अमोनिया। लेकिन डालना किस तरीके से, H2NH, ताकि आपको वाटर निकालने में आसानी हो। तो यहाँ से निकलेगा H2 और NH जाके लग जाएगा इस पे, तो यहाँ पे बन गया इमीन। तो बस आपको ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। क्या करो, यहाँ से O हटाओ और यहाँ पे NH लगा दो इसकी जगह, जब भी अमोनिया से रिएक्शन कराओ। देखो यहाँ से O हटाया, NH लगा दिया, यहाँ से O हटाया, NH लगा दिया। अब यहाँ पे भी आपका बेंजल्डिहाइड है, अमोनिया की रिएक्शन है, यहाँ से O हटाओ और इसकी जगह NH लगा दो, तो ये आपका इमीन बन गया। होप आपको यार ये रिएक्शन समझ में आई होगी। अब आते हैं अपनी थर्ड रिएक्शन पे, रिएक्शन विद हाइड्राजीन। हाइड्राजीन क्या होता है, NH2 को बोलते हैं हम हाइड्राजीन। ये सारे आपके अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। तो यहाँ पे भी सेम आपको क्या करना है, H2O निकाल देना। अपने को क्या, पानी निकालने का। तो यहाँ से आपने कार्बोनिल कंपाउंड से और यहाँ से H2 निकाल दिया और यहाँ से आप देखो NNH2 किस पे लगेगा, कार्बन के डबल बॉन्ड पे। तो कार्बन के डबल बॉन्ड पे लगा NNH2 और इसको बोलते हैं हम हाइड्राजोन। एग्जांपल देख लो, यहाँ पे मैंने एसीटोन लिया, एसीटोन में डाला NH2, यहाँ से H2 निकला, यहाँ से O निकला, NNH2 कार्बन के डबल बॉन्ड पे आके लग जाएगा और ये क्या बना आपका हाइड्राजोन। अब मैंने एक एग्जांपल रखा आपके लिए, यहाँ पे मैंने लिया है एसीटोन और यहाँ पे लिया फिनाइल हाइड्राजीन। इसके अंदर क्या है, बस इस H की जगह यहाँ पे फिनाइल रिंग लगी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ से O निकालो, यहाँ से H2 निकालो, जो भी ग्रुप बच गया इस डबल बॉन्ड कार्बन पे आके लगा दो। तो जो भी आपका कंपाउंड बनेगा आप मेरे को टेलीग्राम पे भेजोगे, जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आ जाता है मैं फोर्थ पे, रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड। अब सेमी कार्बाजाइड भी आपका अमोनिया का डेरिवेटिव है। सेमी कार्बाजाइड होता है आपका NH2NHCO, ठीक है, मतलब साइड साइड में NH2 और बीच में NHCO है। तो इसमें क्या करना है, सीजर यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से H2 निकालो, वाटर निकाल दो और जो भी आपका बचेगा NNH डबल बॉन्ड C NH2, ये कार्बन के डबल बॉन्ड से जाके जोड़ दो। कार्बन के डबल बॉन्ड से ये पूरा ग्रुप, आपने कौन सा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप जोड़ दिया और ये जो कंपाउंड बना ना इसको हम बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। तो एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है और कई बार पेपर में इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आपका बेंजल्डिहाइड है, इसमें डाला सेमी कार्बाजोन। तो यहाँ से आपका O निकालो, यहाँ से H2 निकालो और NNHCO NH2 आपका डबल बॉन्ड कार्बन से आके जोड़ दो। तो यहाँ पे देखो मैंने डबल बॉन्ड कार्बन से NNHCO NH2 जाके जोड़ दिया। तो ये आपका बना क्या बना, बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन।
तो ये मैंने एक एग्जांपल आपके लिए रखा है और इजी वाला रख दिया आपके लिए। एसिटाल्डिहाइड और सेमी कार्बाजाइड है। यहाँ से H2 निकालोगे, यहाँ से ऑक्सीजन लिखाओगे, जो भी बचेगा इससे जाके जोड़ दोगे। जो भी आंसर आएगा आप मेरे को टेलीग्राम करोगे और कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, नेमिंग रिएक्शन एंड केमिकल टेस्ट। 12th रिएक्शन आती है स्टीफन्स रिडक्शन। रिडक्शन यार क्लियर ही हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो स्टीफन्स रिडक्शन में आपका रिएक्टेंट होता है बेंजोनाइट्राइल, जिसको हम साइनोबेंजीन भी बोलते हैं। इसमें आप डालोगे SnCl2HCl। स्टीफन से आपको याद रहना चाहिए कि भाई S से कोई आपका रिएजेंट है, SnCl2HCl। और यहाँ पे आप सेकंड स्टेप में वाटर डालोगे। जैसे यहाँ भी देखो आपने HCl डाला है, यहाँ पे भी वाटर डाला है, ठीक है। कई स्टेप में हम वाटर डाल रहे हैं, तो सेकंड स्टेप में मोस्टली वाटर डलता है। तो आपका क्या करना है, ये जो CN है ना भाई, ये जो कंपाउंड होते हैं CN हो गया, आपका COCl होगा, ये आपके एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। और एसिड को जब आप रिड्यूस करते हो ना, तो वो आपका अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। ऑब्वियसली आप मेरी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने रिएजेंट करवाए हैं प्लेलिस्ट में से। तो यहाँ पे आपका CN में से जब आप एसेंशियल मतलब रिडक्शन करोगे तो आपका अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी इजी सी रिएक्शन है, बस आपको ये रिएजेंट याद रखना है, बाकी तो आपका बेंजोनाइट्राइल से बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। 13 आती है इटार्ड रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इटार्ड रिएक्शन में भी सेम ही है, ये भी आपका बेंजल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है, लेकिन जो आपका रिएजेंट होता है इसमें आपका टोल्यूइन यूज होता है, ठीक है। तो यहां से आप याद रख सकते हो इटार्ड। इटार्ड से हमारा क्या आ रहा है, रिटार्ड, मतलब पीछे लेना। और जब हम गाड़ी को रिटार्ड करते हैं तो यार एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो हम एक कहानी बना लेते हैं कि यार इटार्ड से आ रहा है रिटार्ड, और रिटार्डेशन जब होता है तो मतलब एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो मान लेते हैं हम एक का एक्सीडेंट हो गया और कोई हरियाणा से लड़का आया और बोला तावड़ी कॉल करो बहन जी को। तो यहां से तावड़ी से, जो आप हरियाणा से होंगे उन्हें पता होगा, तावड़ी का मतलब होता है जल्दी। तो तावड़ी करो कॉल, करो कॉल से क्या आ रहा है, CrO2Cl, करो कॉल बहन जी को। बहन जी से क्या आ रहा है, बेंजल्डिहाइड। तो अगर आपको ये समझ आती है तो ठीक है, वरना तो ये इजी है। आप टोल्यूइन से CrO2Cl2 डाल के, ये आपका क्रोमाइल क्लोराइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तावड़ी से हो रहा है टोल्यूइन, करो कॉल CrO2Cl2, बहन जी को बेंजल्डिहाइड। तो तीनों आपके इस ट्रिक से बन रहे हैं, तावड़ी करो कॉल बहन जी को। तावड़ी से टोल्यूइन, करो कॉल से CrO2Cl2 और बहन जी मतलब बेंजल्डिहाइड। तो ये थे यार हमारे सेकंड सेक्शन की इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस। अब हम चलते हैं अपने थर्ड सेक्शन की तरफ। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड सेक्शन, जिसके अंदर हमारी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है अल्डिहाइड कीटोन्स की। अब आते हैं रोजनमुंड रिडक्शन पे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका जो रिएजेंट होता है बेंजोइल क्लोराइड होता है, इसको हम एसिड का डेरिवेटिव कहते हैं। अगर आप आपका बेंजीन पे COCl लगाओ तो उसको हम बेंजोइल बोलते हैं। मतलब COCl कहीं भी CO ग्रुप लगाओ ना तो हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, OYL हमारा रहता है। तो बेंजोइल क्लोराइड के अंदर जब आप H2PDBaSO4 डालते हो तो आपका यहां से Cl निकल जाता है और H आके लग जाता है, ठीक है। Cl निकल गया, H आके लग गया, तो ये आपका बना बेंजल्डिहाइड। अब ट्रिक सुन लो यार, रोजनमुंड से क्या आ रहा है, रोज का क्या होता है, पौधा, और पौधे से क्या आ रहा है, PD। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि PDBaSO4 यूज होता है, और कुछ नहीं करना है, H2 यूज हो रहा है, यहां से HCl निकाल दो और ये H आके यहां लग जाएगा, सिंपल बन जाएगा। तो काफी इजी है। 16 आ जाती है गेटरमैन कोच रिएक्शन, और बड़ी इंपॉर्टेंट है यार ये रिएक्शन भी। इसमें आपका बेंजीन से बेंजल्डिहाइड में कन्वर्जन होता है। अब यहाँ पे गेटरमैन कोच, कोच से क्या आ रहा है, को, और यहाँ पे आप देखो CO यूज हो रहा है ना, को। तो आपको याद रखना है कोच है मतलब CO यूज होगा एज अ रिएजेंट, ठीक है। और आपका यहाँ पे कोच तो OCH, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी आपका OCH आके लगेगा, ठीक है। तो इससे आपके दोनों चीज पता चल गई, रिएजेंट भी आपका CO और आपका जो प्रोडक्ट में OCH आके लगेगा। तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट करने के लिए आप COHCl का इस्तेमाल कर सकते हो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। इसको बोलते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन। रिएक्शन आती है क्लीमंसन रिडक्शन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। इसमें हम क्या करते हैं, आपका एल्डिहाइड या कीटोन अगर आपके पास है, एल्डिहाइड या कीटोन से कोरोस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। नहीं आया समझ, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो आपको डबल बॉन्ड CO हटा के वहां पे CH2 लगा देना है। ये आपका जो कंपाउंड होता है, मैंने पहले भी आपको बताया प्रीवियस स्लाइड के अंदर कि आपका एसिटोफेनॉन होता है। तो एसिटोफेनॉन में से CO हटा के CH2 लगा दो, देखो यही बना आपका, CO हटा के CH2 लगाया, आपका क्या बना, इथाइल बेंजीन। यहाँ पे जो आपका रिएजेंट होता है ना क्लीमंसन में, ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl। बस ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको मैंने बता ही दिया कि आपका क्लीमंसन रिएक्शन में CO हटाओ CH2 लगाओ, तो प्रोडक्ट तो आप बनाना सीख गए। तो रिएजेंट आपको याद करना पड़ेगा ZnHg CO
आपका HCl, ये एमेल्गम होता है, जिंक का एमेल्गम होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। ऐसे ही आपकी 18th रिएक्शन है जो कि काफी सिमिलर है, वॉल्व किश्नर रिडक्शन, इसमें भी आपका CO हटा के CH2 लगा दो, ये भी रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स को कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है। बस इन दोनों में फर्क इतना है कि इसमें जो रिएजेंट होता है वो होता है NH2NH2, ठीक है, और KOH इथाइलिन ग्लाइकोल, ये आपका रिएजेंट होता है, आपको याद करना पड़ेगा। बाकी देखो आपको प्रोडक्ट तो मैंने बता दिया, डबल बॉन्ड C हटाओ, CH2 लगा दो, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये थी आपकी वॉल्व किश्नर रिडक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन से कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना यार इस सेक्शन का, वो है एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब जितनी ये रिएक्शन मैंने आपको कराई है, एक सारी रिएक्शन एक तरफ और एल्डोल कंडेंसेशन एक तरफ, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझना है। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए दो कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। पहले अल्फा कार्बन क्या होता है, तो अल्फा कार्बन यार फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच जो कार्बन होता है वो आपका होता है अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जो डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब जितने भी जुड़े हुए हैं वो आपके अल्फा हाइड्रोजन है। ये दोनों टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो ये रिएक्शन क्या है, जब दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड या कीटोन्स के, या तो दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के होंगे या दो मॉलिक्यूल कीटोन्स के होंगे, कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस पर हाइड्रोजन होना चाहिए। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, उसको जब हम ट्रीट कर देंगे डाइल्यूट बेस के साथ तो वो कंडेंसेशन में जाएगा, और कंडेंसेशन का मतलब होता है वाटर निकल जाता है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, जैसे कि आपको ना कैसे देता है एग्जामिनर, वो आपको CH3CH2, ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली कार्बन जुड़ा है, ये आपका अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ये आपके अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है मित्रों। तो बस कुछ नहीं करना, डाइल्यूट NaOH डालना है, और आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो आपको बोलेगा प्रोडक्ट बताओ। तो इसके लिए क्या करना है, आपको दो होंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो दो एल्डिहाइड होंगे, तो दो एल्डिहाइड आपने बना लिए, एक में से O निकाल दो, एक में से दो H2 निकाल दो, जो आपका H2 निकल जाएगा, और ये जो कार्बन बच जाएंगे ना, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ो, क्योंकि आपने डबल बॉन्ड तोड़ा है यार, डबल बॉन्ड तोड़ा है तो डबल बॉन्ड ही बनेगा। तो आपको क्या करना है, एक जगह से H2 निकालना है, एक जगह से O निकालना है, और आपका H2O निकाल देना है और डबल बॉन्ड उसकी जगह लगा देना है। तो अपने को क्या पानी निकालने का, तो अपने को क्या, अपने को सिर्फ पानी निकालना है, बस कुछ नहीं करना है, इस रिएक्शन में पानी निकालना है आपको और डबल बॉन्ड से जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो डबल बॉन्ड O H2 हटाया, CH डायरेक्टली जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड से। तो आपके पास जो भी ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो अंडरगो कंडेंसेशन में जाएंगे जब आप उसके अंदर डाइल्यूट बेस डालोगे। तो ये थी आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही आप कीटोन का भी कंडेंसेशन कर सकते हैं, ये ट्रिक है, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख के आना होता है, तो ये ट्रिक आप साइड में रफ पेज में यूज कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट ऐसे लिख के आना है। तो अब हम देखेंगे क्रॉस एल्डोल और इंपॉर्टेंट जो आपकी नेमिंग रिएक्शन बच जाती है उनको। तो एल्डोल कंडेंसेशन के बाद अब हम डिस्कस करते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। जैसा कि आप सभी ने देखा कि एल्डोल कंडेंसेशन में हम सिमिलर एल्डिहाइड्स की रिएक्शन करा रहे थे, सिमिलर कीटोन्स की, हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स को आपस में रिएक्शन नहीं करवाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन की आपस में रिएक्शन कराएंगे। तो व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन कैरिड आउट बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड एंड और कीटोन, इट इज कॉल्ड क्रॉस एल्डिहाइड। मतलब कि आप दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स की रिएक्शन भी हो सकती है, दो डिफरेंट कीटोन्स की रिएक्शन भी हो सकती है, और एल्डिहाइड और कीटोन्स की भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड लिया है। तो आपका एक कीटोन है, एक आपका क्या है, आपका एक एसिटाल्डिहाइड है, दोनों के पास आप देख सकते हो अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हमने डाइल्यूट बेस लिया है। तो आपको सेम चीज करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो है ना, ये आपका एसीटोन है। अब इसके साथ जो हमारा पहला प्रोडक्ट बन रहा है ना, एसीटोन एसीटोन, ये जो हमारा प्रोडक्ट है ना, ये खाली इसकी रिएक्शन इसी के साथ कराई गई है। इसकी रिएक्शन इसी के साथ कराओगे तो एक बार मतलब यहां से डबल बॉन्ड O हटेगा, और एक दूसरे वाले ऐसे ही कंपाउंड से डबल H हटेंगे। तो आपको क्या होगा, आपस में ये देखो, यहां से आपका डबल बॉन्ड O हटा है और यहां से आपके दो H हटे हैं सेम ही कंपाउंड से। तो ये जो वाला जो फर्स्ट प्रोडक्ट है आपका एसीटोन एसीटोन के कंडेंसेशन से बना है, इसको हम बोलते हैं सेल्फ प्रोडक्ट। सेकंड आप देखोगे एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से बना है, जैसे कि आप देख सकते हो CH3CH
इसका OH गया है और इसका आपके 2 H2 है, देख सकते हो इस पे डबल बॉन्ड O है लेकिन इस पे 2 H नहीं है, इस पे एक ऑक्सीजन नहीं है। तो ये आपका एल्डिहाइड जो हमने एल्डोल कंडेंसेशन में करा कि एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का जब हमने आपस में कराया और उसमें से पानी निकाल दिया तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो हमने पहले में खाली एसीटोन का एसीटोन के साथ, सेकंड में एल्डिहाइड का खाली एल्डिहाइड के साथ, ये दोनों आपके हैं सेल्फ प्रोडक्ट्स, ठीक है। और अब आपका तीसरा जो प्रोडक्ट है ना, ये है एसीटोन और एसिटल्डिहाइड। ये एसीटोन जो है ना, एसीटोन से आपने डबल बॉन्ड O हटाया है, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये जो एसीटोन है इसका डबल बॉन्ड O गया है और इस वाले अल्डिहाइड का डबल H गए हैं, दोनों H गए हैं। तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिला एसीटोन और एसिटल्डिहाइड, इस प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड O आपका किससे गया, कीटोन से। ये आपका एसीटोन और एसिटल्डिहाइड का। फोर्थ में देखो, फोर्थ में आपका डबल बॉन्ड O CH, डबल बॉन्ड O जो है आपका कीटोन के पास तो है यहाँ पे लेकिन एल्डिहाइड के पास नहीं है। तो ये जो प्रोडक्ट है एसिटल्डिहाइड और एसीटोन का है, जिसमें से आपका जो डबल बॉन्ड O है वो गया आपका एसिटल्डिहाइड से और जो 2 हाइड्रोजन जाते हैं वो आपके गए हैं एसीटोन से। ये दोनों आपके तीसरे हो चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको समझ में नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, वहां से आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देख लो जिसके अंदर हमने ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है और अगर एग्जामिनर थोड़ा सा टफ बनाना चाहता है पेपर को तो वो ये जरूर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बेंजल्डिहाइड लिया है, यहाँ पे मैंने एसिटोफिनोन लिया है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब ऐसे केस में अंदर जब आपका खाली आपको एसिटल्डिहाइड और कीटोन है और इनमें से मान लो इनमें से पूछे कि इसमें से मेजर प्रोडक्ट क्या है भैया, तो इनमें से मेजर प्रोडक्ट यार वो है जिसमें से आपका एसिटल्डिहाइड से वो ऑक्सीजन निकले। आप देख सकते हो एसिटल्डिहाइड से ऑक्सीजन आपके यहां निकले हैं, ये देखो ये आपका एसीटोन का ऐसे का ऐसे है लेकिन एसिटल्डिहाइड का डबल बॉन्ड हो गया है। तो ये आपका जो फोर्थ है ना वो आपका मेन प्रोडक्ट है। ऐसे ही यार अगर आप बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन में देखोगे तो ये जो बेंजल्डिहाइड का डबल बॉन्ड हो हटाओ और एसिटोफिनोन के डबल 2 हाइड्रोजन निकाल दो, अपने को क्या यार पानी निकालने का। तो पानी निकालने के बाद इन दोनों CH को आपस में डबल बॉन्ड से जोड़ दो। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बना है ये आपका मेजर प्रोडक्ट बना है। इस क्वेश्चन में यार आपका एक ही प्रोडक्ट आपको शो करना है, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आपको एल्डिहाइड से डबल बॉन्ड O हटाना है और कीटोन से डबल H हटा के आपको वाटर निकाल देना है, आपको मेजर प्रोडक्ट बना देना है। होप आपको समझ में आया होगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एक बार आप दोबारा से इसको देख सकते हो अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो। अब अगर कैनी-ज़ारो रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, इससे काफी बार क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मैंने आपको अल्फा हाइड्रोजन इसलिए बता दिया था क्योंकि लगातार जो आपकी 3 रिएक्शंस में वो यूज हो रहा है। ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एल्डिहाइड जो कि एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कैनी-ज़ारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए और एल्डोल में होने चाहिए। तो यहाँ पे वो एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेंगे। डिस्प्रोपोर्शनेशन यार वो होता है जब कोई कंपाउंड आपका का रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी हो, उसी कंपाउंड का रिडक्शन भी हो जाए और उसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो जाए, तो हम ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये कह रहा है एल्डिहाइड जो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों हो सकते हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा जब आप उसके अंदर कंसंट्रेटेड बेस डालोगे। जैसे कि हमने लिया, ये देखो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है। अब देखो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उससे तो कोई कार्बन जुड़ा ही नहीं हुआ, तो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा यार। तो ये इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कॉन्सेंट्रेटेड KOH डालना है। यहाँ पे हम बेस जो हमारा बेस डलता है वो डाइल्यूट डलता है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड डल रहा है। तो कॉन्सेंट्रेटेड डालोगे तो एक बार इसका तो होगा रिडक्शन, एक बार होगा ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल में जाता है तो मिथेनॉल बना, और अगर आपका इस ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड का सोल्ट बना, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन के जो नंबर है ना, यहाँ पे भी कार्बन का एक ही नंबर और यहाँ पे भी कार्बन का एक ही नंबर है, तो कार्बन के नंबर आपको नहीं बढ़ाने हैं। इसी तरह बेंजल्डिहाइड भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है। तो अब आ जाते हैं 22nd रिएक्शन पे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको HVZ रिएक्शन के नाम से बड़ा पॉपुलर नाम है ये और इससे पूछा भी जाता है। हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आपका एसिड की रिएक्शन है, एसिड के पास यार अल्फा हाइड्रोजन नेसेसरी है, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन का है। इस वाले एसिड पे अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप उससे जो कार्बन जुड़ा है उस पे अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो आप देख सकते हो फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है उस पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन है तो ये HVZ रिएक्शन शो करेगा। HVZ में क्या होता है, एसिड के अंदर जब यहाँ पे आपका H2 आपका क्लोरोब्रोमो हो सकता है, तो यहाँ पे आपका
जब आप हलाइड डालते हो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो आपका ये हलाइड एक अल्फा पोजीशन पे आके लग जाता है। एक हाइड्रोजन हटा यहां से और अल्फा पोजीशन पे एक्स लग गया, तो इसको बोलते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ नहीं करना, एक अल्फा हाइड्रोजन हटा के एक आपको आपका क्लोरो या एक्स लगा देना है। एक्स आपका क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं HVZ रिएक्शन। काफी इजी और इंपॉर्टेंट है। जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज आइडोफोम टेस्ट। आइडोफोम टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका अभी तक जो भी टेस्ट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। आइडोफोम टेस्ट का इंडिकेशन क्या है? ये उसी के साथ पॉजिटिव देगा जिसके पास ये ग्रुप होगा, CH3C डबल बॉन्ड होगा। जिस भी कंपाउंड का ये ग्रुप है उसके साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा। इसके अलावा जो भी है उसके साथ नेगेटिव देगा, मतलब उसके साथ कोई आपको येलो पीपीटी देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा ये भी हो सकता है CH3COH। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि इसको अगर ऑक्सीडाइज करते हो तो यही बन जाता है। मैंने कन्वर्जन की वीडियो में भी बताया था, क्योंकि लास्ट डाली है मैंने, ठीक है। तो जिसके साथ भी ये होगा उसी के साथ पॉजिटिव। जैसे कि एग्जांपल के साथ मैं देख रही हूं, एसीटोन है, इसके साथ देख रही हूं ये वाला ग्रुप है, तो इसके साथ ये वाला ग्रुप है, तो आइडोफोम के जो रिएजेंट होते हैं NaOH NaOH प्लस I2, KOH प्लस I2 भी हो सकता है, और इसके अलावा NaOI भी हो सकता है। इसकी जगह कई बार पेपर में NaOI मतलब कि कन्वर्जेंस में भी आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको NaOI या KOI भी दे देता है, तो आप समझ जाओगे कि अगर NaOI है, KOI है, या फिर NaOH-I2 है, KOH-I2 है, तो आइडोफोम टेस्ट की बात की गई है। और आइडोफोम टेस्ट उसी के साथ होता है, इसमें CH3CO जुड़ा होता है। इसके अंदर आप आइडोफोम रिएजेंट डालोगे तो आपको एक येलो कलर की पीपीटी मिलेगी, जिसको आइडोफोम बोलते हैं। CHI3 पेल येलो कलर पीपीटी मिलती है आपको, इसको बोलते हैं आइडोफोम, ठीक है। तो सिर्फ इनके साथ आपको मिलेगी। अब देखेंगे कि हम कौन कौन से ऐसे रिएजेंट है जिनको आप इसका यूज करके डिस्टिंग्विश कर सकते हो, और एक क्वेश्चन आपको इससे पेपर में जरूर देखने को मिलने वाला है। अब मैं आपको आइडोफोम टेस्ट के एग्जांपल बता देता हूं। देखो आइडोफोम टेस्ट मैंने आपको बता दी, CO CH3 और पॉजिटिव देते हैं। एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन प्रीवियस ईयर्स में भी आया हुआ है, एनसीईआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिटोफिनोन में CO CH3 आपको देखने को मिलता है। उसके अंदर जब आप आइडोफोम रिएजेंट डालते हो NaOH+I2, तो आपको येलो पीपीटी देखने को मिलती है। लेकिन बेंजोफिनोन के अंदर अगर आप आइडोफोम रिएजेंट डालते हो NaO+I2, तो ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता येलो पीपीटी। इसके अलावा पेंटेन 2 पेंटेन 3 पेंटेन 2 में आपको CO CH3 है, तो ये पॉजिटिव देगा, ये नहीं देगा। इसके अलावा भी काफी एग्जांपल है जो कि इस टेस्ट से हम सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको नोट्स के अंदर दे दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ, दैट इज टॉलरेंस टेस्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे रिएजेंट भी पूछा जाता है कि टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है या फिर लूकस रिएजेंट क्या होता है, तो आपको याद रहना चाहिए। तो टॉलरेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNH3 होल ट्वाइस होल की पावर पॉजिटिव, ये होता है आपका टॉलरेंस रिएजेंट। इसका यूज क्या है? ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, गिव सिल्वर पीपीटी विद अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के साथ तो सिल्वर पीपीटी देगा, सारे अल्डिहाइड के साथ अगर आप टॉलरेंस रिएजेंट यूज करोगे तो सिल्वर पीपीटी आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप एसीटोन में या फिर किसके अंदर, कीटोन के अंदर आप टॉलरेंस रिएजेंट डाल दो तो आपको कोई ऐसी सिल्वर पीपीटी देखने को नहीं मिलती है। एक और यूजेज का ऑक्सीडाइज करता है अल्डिहाइड को एसिड के अंदर, जो कि मैंने आपको रिएजेंट की वीडियो में करवाया था। अब एग्जांपल देख लो, एसिटोफिनोन और बेंजल्डिहाइड, ये आपके पेपर में भी आया हुआ है। एसिटोफिनोन में टॉलरेंस रिएजेंट डालोगे नो एक्शन, बेंजल्डिहाइड के अंदर टॉलरेंस रिएजेंट डालोगे तो सिल्वर मिलर पीपीटी आपको देखने को मिलती है। ऐसे ही और भी एग्जांपल है जो कि आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, काफी आसान है। अगर आपके पास फेलिंग्स टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट में ऑप्शन आता है कि आपको मतलब आपको एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर डिस्टिंग्विश करना है, तो आप टॉलरेंस टेस्ट का यूज करना। फेलिंग्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन टॉलरेंस ज्यादा आसान रहता है एज कंपेयर टू फेलिंग्स टेस्ट। तो चलिए अब देखते हैं फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स टेस्ट टॉलरेंस टेस्ट के बिल्कुल सिमिलर है, वो भी एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है। ये भी एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट और है, ये खाली एलिफेटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है। बेंजल्डिहाइड को ये डिस्टिंग्विश नहीं करता, मतलब उसके साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता। खाली एलिफेटिक एल्डिहाइड जिसके अंदर प्रेजेंस है उसी के लिए आप फेलिंग्स टेस्ट यूज कर सकते हो। तो इसका फेलिंग्स रिएजेंट क्या होते हैं? दो रिएजेंट कंबाइन होके फेलिंग्स रिएजेंट बनाते हैं। एक होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, दूसरा होता है रोशेल सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट को बोलते हैं रोशेल सॉल्ट।
गिव पॉजिटिव टेस्ट विद एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ ही देगा, मतलब कि अगर आप एलिफेटिक एल्डिहाइड के अंदर फेलिंग सॉल्यूशन डालते हो तो आपको Cu2 और रेड कलर की पीपीटी देखने को मिलती है, और इसके अलावा अगर आप किसी के अंदर डाल दो तो आपको ऐसा नहीं देखने को मिलता। जैसे कि एग्जांपल लिए एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड अगर आप लेते हो तो फेलिंग सॉल्यूशन डालोगे तो Cu2 रेड पीपीटी मिलेगी और बेंजल्डिहाइड के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। आप इसको किसके साथ हेल्प से और यू कर सकते हैं डिस्टिंग्विश, ध्यान से देखो, CH3C डबल बॉन्ड O आयोडोफोन टेस्ट से भी आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते थे, लेकिन फेलिंग टेस्ट से भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तो आपके पास चॉइस है, आप किसी से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ध्यान रखना है टॉलरेंस रीजन एलिफेटिक के लिए नहीं यूज, एलिफेटिक के साथ भी पॉजिटिव देता है और एरोमेटिक के साथ भी पॉजिटिव देता है एल्डिहाइड के साथ, जबकि ये खाली एलिफेटिक के साथ देता है। सारे रिएजेंट ऑल पेयर्स ऑफ टॉलरेंस रीजन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड यूजिंग फेलिंग टेस्ट, लेकिन सारे फेलिंग टेस्ट टॉलरेंस से नहीं हो सकते क्योंकि ये एलिफेटिक के साथ पॉजिटिव देता है, एरोमेटिक के साथ नहीं देता। चलिए अब डिस्कस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आपका अल्काइल ग्रुप से COH ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो यार ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, और इनकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अदर्स जो अल्कोहल्स है, एल्डिहाइड है, कीटोन्स है, उनसे ज्यादा होती है, इसलिए ये ज्यादा सॉल्युबल्स होते हैं एज कंपेयर टू जो आपके अदर कार्बन कंपाउंड्स है। जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता है ना सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोफोबिक होते हैं और जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता है ना सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ेंगे मतलब हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, इसलिए सबसे कम कार्बन के नंबर वाला जो एसिड है वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। फिर जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी। सेम ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी इनका ज्यादा होता है अदर अल्कोहल फिनॉल से, क्योंकि इनके पास दो बेनिफिट है, एक तो इनका मोलर मास भी अदर से ज्यादा होता है और इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एज कंपेयर टू अल्कोहल्स स्ट्रॉन्गर होती है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एसिड्स। अब यार कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर के, तो ये तो हमें ऐसे ही पता है, लेकिन ये प्रूफ भी करता है। जैसे कि हमें पता है कि जो एसिड है मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऐसा करते हैं। हमें पता है कि एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, वो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड भी करते हैं। तो यहाँ से प्रॉपर प्रूफ होता है कि ये एसिडिक नेचर के होते हैं। अब एसिडिक नेचर को ना यार जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ना, ये प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है याद कर लो भाई, CN, NO2, NH2, CF3, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मतलब जो आपके हेलोजेंस है। ये क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं एसिडिक कैरेक्टर अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड पे लगे हो। कैसे करते हैं भैया? कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन छीनते हैं, और हमें पता है एसिड वो सब्सटेंसेस हैं जो हाइड्रोजन आयन को इजीली रिलीज कर दे। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन छीनता है। इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो मतलब ये जो CO पे एनायन होता है ना, ये हो जाता है कम, ये कम हो जाएगा तो H पॉजिटिव जो है वापस आ पाएगा। यार नेगेटिव ही कम हो गया तो पॉजिटिव जो गया वो कैसे आएगा वापस, है ना? तो ये क्या करता है? नेगेटिव चार्ज को कम कर देता है। तो एनायन पे जितना कम नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और नेगेटिव चार्ज कौन कम करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब दूसरा फैक्टर देख लो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं CH3 हो गया, OCH3 हो गया, OH हो गया, ऐसे ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब यार ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो एनायन पे नेगेटिव चार्ज तो बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो जो H पॉजिटिव लूज किया एसिड ने वो वापस आने की कोशिश करेगा, और वापस आने की कोशिश करेगा तो वो अच्छा एसिड नहीं है। तो यहां से हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को घटाते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन है बेंजोइक एसिड, और यहाँ पे बेंजोइक एसिड पे 2 NO2 ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ? OCH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो कैसे अरेंज करोगे यार? सबसे ज्यादा किसका होगा? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखो यहाँ पे NO2 2 लगे हुए हैं, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला। देन कौन होगा? बेंजोइक एसिड। देन कौन होगा? जिसपे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ, और डोनेटिंग ग्रुप तो घटाते हैं ना एसिडिक कैरेक्टर, तो ये आएगा हमारा लास्ट में। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और डायमंड क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली वीडियो भी देख लेना, कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा, उसमें क्वेश्चन कराए हुए हैं ऐसे मैंने। तो यहाँ पे आ जाता है सेकंड पार्ट। सेकंड में देखो अब यहाँ पे आपको एक एसिड दिया हुआ है,
यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है और यहाँ भी ब्रोमीन लगा हुआ है। तो यार सबसे पहले तो देख लो कि ब्रोमीन है क्या। भाई यहाँ पे आ रहा है इस कैटेगरी में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आ रहा है ब्रोमीन, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई ये दोनों जो है ज्यादा एसिडिक होंगे इससे। अब कौन सा ज्यादा होगा, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा होगा, जो एसिड के ज्यादा पास है। कौन सा एसिड के ज्यादा पास है, ये वाला पास है, क्योंकि ये तो दूर है ना यार। तो यहां से हमारा आ गया सेकंड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, देन हमारा थर्ड होगा, फिर हमारा जिस पर कुछ एक भी ब्रोमीन नहीं लगा फर्स्ट होगा। तो इस तरह से आपको अरेंज करना है। और इन दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, फ्लोरीन आ रहा है CF3। CF3 मैंने कहा लिखा, यहाँ लिखा है। और ये क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है। CF3 एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत तेज बढ़ाता है एसिडिक कैरेक्टर, और CH3 क्या करता है, घटाता है। तो यहाँ पे ये वाला एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अब आ जाते हैं हमारे टेस्ट पे, ब्रिस्क एफरवेसेंस टेस्ट। तो इसका इंडिकेशन क्या है, CO2 गैस निकलती है। एफरवेसेंस क्या होते हैं यार, बुलबुले होते हैं, तो CO2 के बुलबुले निकलते हैं। रिएजेंट क्या होते हैं यहाँ पे, सोडियम बाइकार्बोनेट। रिएक्शन क्या है, अगर आप एसिड के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे तो CO2 के बुलबुले निकलते हैं। लेकिन एसिड के अलावा और कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे कि अगर आप फिनोल के अंदर डालते हो तो कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है CO2 गैस का। तो यहाँ से आप बेंजोइक एसिड और फिनोल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सेम आप बेंजोइक एसिड और इथाइल बेंजोएट को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो इस तरह से यार बेंजोइक एसिड को आप अदर कंपाउंड से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो बेंजोइक एसिड को इथाइल बेंजोएट से भी कर सकते हो। और भी अगर आपको बेंजोइक एसिड को किसी से डिस्टिंग्विश करने के लिए कहते हैं तो ये वाला टेस्ट यूज करोगे, ब्रिस्क एफरवेसेंस टेस्ट। ये एक सिंगल टेस्ट है जो बेंजोइक एसिड शो करता है, मेनली जो आपके सिलेबस के अंदर है। ये था यार एसिड के बारे में, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन चार्ट। इसके अंदर आपके जो भी कन्वर्जन है सारे मैं कवर कर रहा हूँ और ट्रिक्स से आपको बताऊंगा, और ये हमारा लास्ट सेक्शन रहेगा। तो चलिए बढ़ते अपने कन्वर्जन चार्ट की तरफ। आ जाओ ऑर्गेनिक कन्वर्जन का तमाशा देखने। ऐसा चार्ट देख के तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी याद आ जाएगा। तो कन्वर्जन क्या है, और इनका बेस्ट चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है, नोट्स, वो आपको डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, पर ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो बेंजोइक एसिड की सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस की बात कर लेता हूं। बेंजोइक एसिड होता है, बेंजीन पे COOH लगा हो तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मतलब इसका अगर मैं ब्रोमिनेशन कराऊं, क्लोरिनेशन कराऊं, या फिर नाइट्रेशन कराऊं, या फिर मैं सल्फोनेशन कराऊं, तो इस पे जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा ना वो मेटा पोजीशन पे आके लगता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा COOH ग्रुप होता है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो होते हैं जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को छीनते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। और जो भी ऐसे ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। मेटा होता है ये वाली पोजीशन। ओम प्रकाश से याद रखना, O से ऑर्थो, फिर मेटा, M से, और फिर पैरा। तो मेटा पोजीशन पे हमेशा हमारा इलेक्ट्रोफाइल आके लगेगा। तो Br2Fe Br3 डालोगे तो मेटा पोजीशन पे लगा M ब्रोमो बेंजोइक एसिड। आपको बोला जाता है बेंजोइक एसिड से M ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनाओ, या फिर खाली ये दिया जाएगा, प्रोडक्ट पूछ लेगा। सेम अगर आप नाइट्रेशन कराते हो तो आपका NO2 आके लगेगा मेटा पोजीशन पे, इसको हम बोलते हैं M नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और अगर आप क्या डालोगे, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो आपका M सल्फो बेंजोइक एसिड SO3H आपका मेटा पोजीशन पे आके लगेगा। तो ये थी यार इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस बेंजोइक एसिड की। और ये मेटा पोजीशन पे आके इसलिए लगता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये रीजनिंग में भी आ सकता है, तो याद रखना। अब आ जाते हैं यार इस वाले पोर्शन के ऊपर। तो अगर आपको बेंजोइक एसिड से एनिलीन में कन्वर्ट करना, ये एक बड़ा क्वेश्चन है और पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर्स में। तो सबसे पहले आपको बेंजोइक एसिड में डालना है SOCl2, जिससे आपका बनेगा बेंजोइल क्लोराइड। अगर बेंजीन पे COCl लगाओ, इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, और इंपॉर्टेंट है ये। तो इस खाली ये भी होता है कि आपको बेंजोइक एसिड में SOCl2 डाल के दे और पूछे क्या बनना है, तो बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड में जब NH3 डालते हो तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा, H, और यहां से Cl, HCl निकल जाएगा और NH2 जाके लग जाएगा। और बेंजीन रिंग से अगर CONH2 ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं बेंजामाइड। तो ध्यान रखना है यार, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजामाइड बोलते हैं, बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड बोलते हैं। अब फाइनल ये है कि बेंजामाइड में जब आप Br2NaOH डालते हो, Br2NaOH डालते हो तो आपका बनता है एनिलीन। बेंजीन से NH2 ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं एनिलीन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो रिएक्शन होती है जिसमें बेंजामाइड के अंदर Br2NaOH डालते हो और CO ग्रुप उड़ जाता है, खाली NH2 बचता है, इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये आपकी नेमिंग रिएक्शन और बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कार्बन का नंबर डिक्रीज होता है, देखो CO हट गया पूरा, NH2 बच गया। तो आपसे बेंजामाइड से एनिलीन में भी कन्वर्ट करना पूछा जा सकता है और काफी इंपॉर्टेंट है यार ये वाला पार्ट। ठीक है, अभी यहां पे तक स्टॉप करते हैं और ये डिस्कस करते हैं। अब ये देखो, आपको बोले कि बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाओ, तो उसके लिए सेम बेंजोइल क्लोराइड बनाओगे, उसमें आपने डाला H2PDBSO4, ये भी बाई नेमिंग रिएक्शन है।
जब आप बेंजोइल क्लोराइड के अंदर H2PdBSO4 डालते हो, इसको बोलते हैं हम रोजनमुंड रिएक्शन। कैसे याद रखोगे, यहाँ पे जो पीडी यूज हो रहा है ना, पीडी से क्या होता है पौधा, और पौधा किसका होता है रोज का, तो यहाँ पे रोजनमुंड रिएक्शन होती है। बेंजोइल क्लोराइड में H2PdBSO4 डालोगे तो आपका बेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजीन से CHO ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड तो पता चल गया, लेकिन बेंजल्डिहाइड से बोलते हैं आपको बेंजोइक एसिड। तो कुछ नहीं करना, जस्ट आपने ऑक्सीडेशन कर देना है। KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, साथ में आपने यहाँ पे H पॉजिटिव डालना है या फिर वाटर, एसिडिफाइड वाटर डालना है। तो जैसे आप ऐसा करोगे CHO ग्रुप जो है ऑक्सीडाइज होकर COH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो यार बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड, बेंजोइल क्लोराइड, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं यार इस वाले पार्ट के ऊपर, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इससे स्टार्ट करूंगा यार। बेंजोइक एसिड में जब NaHCO3 डालते हो, इसकी जगह ऐसे भी लिखा हो सकता है NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड हीट, तो आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको कंबाइन करके ना NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड को यही बन जाता है, तो ये भी लिखा हो सकता है। तो बेंजोइक एसिड में जो NaHCO3 डालोगे तो सोडियम बेंजोएट बन जाता है, मतलब यहाँ पे सॉल्ट बन जाता है इसका, ठीक है। सोडियम बेंजोएट COO Na पॉजिटिव आके लग जाता है, H हटता है, Na पॉजिटिव लग जाता है। फिर इसके अंदर जैसे आप वाटर डालते हो तो ये आपका क्या होता है, ये पूरा जो ग्रुप है उड़ जाता है और यहाँ पे खाली बेंजीन आपको मिल जाता है। तो NaHCO3 में और साथ में वाटर लिख सकते हो इसके, तो सीधा बेंजीन में एक स्टेप में भी कन्वर्ट कर सकते हो और ऐसे भी करके दिखा सकते हो। कोई बोले कि भाई बेंजोइक एसिड से सोडियम बेंजोएट में बनाओ तो बना सकते हो, और डायरेक्ट पूछता है बेंजोइक एसिड से बेंजीन, तो ये स्टेप है। अब बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। अब बेंजीन से आपको टोल्यूइन बनाना हो तो आपको बोले कि भाई बेंजोइक एसिड से टोल्यूइन में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, सबसे पहले आपने बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाना, फिर बेंजीन का क्या कराना है CH3Cl ये कौन सी नेमिंग रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। बेंजीन में जब CH3Cl डालते हो और AlCl3 डालते हो, आपका लेविस एसिड होता है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है CH3 आपका आके लग जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है और CH3 आके लग जाता है, और बेंजीन रिंग से CH3 ग्रुप जुड़ा तो उसको बोलते हैं टोल्यूइन। तो बेंजोइक एसिड से टोल्यूइन भी मैंने आपको बनाना सिखा दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। अब बोलते भाई टोल्यूइन से बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करो, फिर क्या करोगे, तो जस्ट कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो कार्बन CH3 है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4/KOH कोई बेस लेना और H पॉजिटिव और हीट कर देना है। ऐसा करने पे ये रिएजेंट याद रखना, ठीक है, KMnO4/KOH बेस हीट और H पॉजिटिव जब आप डालोगे तो ये जो CH3 है COH में कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्यूइन से बेंजोइक एसिड। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, यहाँ पे एक कार्बन है ना, बेंजीन रिंग है, फिर CH3 मतलब यहाँ पे एक कार्बन है, इस एक कार्बन की जगह 1000 कार्बन भी लगे होंगे और ये रिएजेंट डालोगे तो भी बेंजोइक एसिड ही बनेगा। ऐसे कैसे, क्योंकि यार ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन डिपेंड करती है अल्फा कार्बन पे, मतलब इस वाले कार्बन से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना, खाली उसको ऑक्सीडाइज करेगी, बाकी सारे निकल जाएंगे। यहाँ पे आपका CH3CH2 लगाओ या फिर CH3CH2 लगाओ, कुछ भी लगाओ, मतलब एक कार्बन हो या फिर 1000 कार्बन हो, और KMnO4/KOH H पॉजिटिव डाल रहे हो तो बेंजोइक एसिड ही बनेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आती है पेपर में, तो इसको बड़े अच्छे से ध्यान रखना। अब आ जाते हैं यार इस वाले पोर्शन पे। मैंने एनिलीन तक बना लिया था, यहां से एनिलीन के अंदर जब आप HNO2 यहाँ पे NaNO2 और HCl स्लैश करके लिखते हैं, तो उसको एक कंबाइन करते हो तो HNO2 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो NaNH2/HCl भी लिख सकते हो और HNO2 भी लिख सकते हो। जैसे आप एनिलीन में ऐसा करते हो तो बनता है BDC। टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या कई ऐसे भी लिख सकते हैं 278 डिग्री सेल्सियस जो होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं 278 केल्विन, ठीक है। तो वो केल्विन में, ये मैंने सेल्सियस में लिखा है, मतलब विंटर के टेम्परेचर में हमें ये लिखनी होती है। क्यों, क्योंकि ये जो कंपाउंड बनता है ना, ये इसमें थोड़ा सा बॉयल भी करोगे ना तो भी इसका जो N2Cl है ना ये निकल जाएगा, क्योंकि बहुत रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे एनिलीन में जब HNO2 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में डालोगे तो ये NH2 की जगह N2Cl आके लग जाता है, और ये बहुत ही, मतलब ये जो बॉन्ड होता है ना, ये बहुत ही लूज होता है और अनस्टेबल होता है काफी ये कंपाउंड, इसलिए इसकी बहुत सारी रिएक्शन होती है, मतलब कुछ भी डालो रिएक्शन शो करता है। इसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसका भी मैंने पूरा प्रॉपर चार्ट बनाया हुआ है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं, अमीन्स चैप्टर के लिए बनाया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे ये बना बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसके अंदर जब आप H3PO2 H2O डालोगे तो बेंजीन बन जाएगा। तो आपसे पूछ सकते हैं एनिलीन से बेंजीन बनाओ, तो BDC बनाओगे, BDC के अंदर H3PO2 वाटर डाला, बेंजीन बन गया। आपसे ये पूछ सकते हैं एनिलीन से टोल्यूइन बनाओ, तो यहाँ से आपने बेंजीन बनाओगे, बेंजीन से फिर ऑक्सीडेशन कर दो। और यही पूछ सकता है एनिलीन से बेंजोइक एसिड बनाओ, तो कैसे बनाओगे, N2Cl बेंजीन देन टोल्यूइन, और टोल्यूइन से फिर ये थोड़ा बड़ा स्टेप है, तो अगर 4-5 नंबर में आता है तो ये पूछा जा सकता है। अब ये वाला पार्ट देखो, बेंजीन के अंदर जब आप नाइट्रेशन कराते हो
HNO3 और H2SO4 डालते हो तो ये बनता है नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन पे NO2 लगाओ तो उसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। और इस नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करते हो, SNHCl डालते हो तो एनिलीन बन जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि बेंजीन से एनिलीन में कन्वर्ट करो या एनिलीन से बेंजीन। तो एनिलीन से बेंजीन के लिए ये स्टेप है और बेंजीन से एनिलीन के लिए ये स्टेप है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार ये वाला पोर्शन, ठीक है। एनिलीन से टोल्यूइन मैंने बता दिया, एनिलीन से बेंजोइक एसिड आपको बता दिया और बेंजोइक एसिड से एनिलीन भी आपको बता दिया। तो मोस्टली मैंने बहुत सारी चीजें इसके अंदर कवर कर दी है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो ना 7 से 8 नंबर आपके, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप इसको जैसे मैंने बताया ना उसी तरह उसको लेके करते हो। कन्वर्जन चार्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वन शॉट देखने हैं, बेस्ट वन शॉट शॉर्टेस्ट बनाए हुए हैं, नोट्स भी दिए हुए हैं, वो मेरी प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर लेना। और इसी तरह के फिनोल के कन्वर्जन है, अमीन्स के हैं, हेलो एल्केन हेलोरीन्स के हैं, टेस्ट देखने हैं, ठीक है। और डायमंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो उनके लिए भी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और भी कोई दिक्कत होती है तो अपना बड़ा भाई समझ के कमेंट सेक्शन में बता देना, सारी चीजों में आपकी अंत तक हेल्प करने वाला हूं। बस आपसे इतना ही मांगता हूं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्टेटस पे जरूर शेयर करना। आपका तो इसमें कुछ नहीं जाएगा, मेरे को काफी मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।